गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी दोस्तों, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आपको पता ही है कि बायो और आपकी दोस्तों केमिस्ट्री में आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूं। और जिन स्टूडेंटों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। और प्रेजेंट में आपकी दोस्तों चल रही है फिजिक्स, और फिजिक्स का दोस्तों फर्स्ट चैप्टर मैं आपके लिए करा चुका हूँ मोशन, सॉरी दोस्तों मेजरमेंट। और हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों मोशन, जिसमें दोस्तों चाल, दूरी, विस्थापन, वेग, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों चाल। मोशन का मोशन ही टॉपिक है हमारा, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था आपके लिए कि ये जो मोशन जो आपका टॉपिक है यानी गति का जो चैप्टर है आपका, ये दोस्तों कम से कम 3 से 4 वीडियो में होने वाला है। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों गति में ही, मोशन में ही गति के नियम, यानी दोस्तों गति के नियमों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, नोट्स बनाने हैं, और दोस्तों नोट्सों को रिवाइज अवश्य किया करो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों इन गति के नियमों को हम एक एक करके सारे नियमों को पढ़ते हैं दोस्तों। और आपको दोस्तों एक एक नियम को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि दोस्तों इन नियमों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इसी वीडियो में हम गति के जो समीकरण हैं उन्हें भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि गति के जो नियम किस दिए, वो दिए थे दोस्तों न्यूटन साहब ने। और इन नियमों का जो वर्णन, यानी दोस्तों इन नियमों को जिस पुस्तक में इन्होंने लिखा उस पुस्तक का नाम था दोस्तों क्या, प्रिंसिपिया। और ये नियम कब दिए गए दोस्तों, 1686 से 87 के बीच में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों। देखिए न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया और वर्णन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था, जो कि मैं पहले ही आपके लिए बता चुका हूँ। तो ये नियम 3 जो थे आपके, पहला था इसमें दोस्तों जड़त्व का नियम, यानी गति का फर्स्ट सब पहला नियम जैसे हम कहते हैं। दूसरा है दोस्तों बल या संवेग का नियम, जैसे दोस्तों गति का दूसरा सब नियम कहते हैं। फिर तीसरा था दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे दोस्तों हम गति का तीसरा नियम कहते हैं। और इन्हीं नियमों को हम आगे दोस्तों एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके सामने है पहला गति का नियम या जड़त्व का नियम, इसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते किसे हैं और क्या इसके जो हैं एग्जाम्पल हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं गति के प्रथम नियम में, यानी जड़त्व के नियम में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गति का जो प्रथम नियम है यही आपका जड़त्व का नियम, और यही आपका गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जड़त्व शब्द जो है गैलीलियो साहब ने ही दिया था। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, अर्थात गतिशील वस्तु के रुकने या स्थिर वस्तु के गतिशील होने का विरोध करे, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, जड़त्व। जड़त्व दोस्तों किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व भी ज़्यादा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए दोस्तों जड़त्व शब्द जो है गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, और जड़त्व की उत्पत्ति दोस्तों द्रव्यमान के कारण होती है, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पर आगे दोस्तों मेंशन भी किया हुआ है कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में जड़त्व भी अधिक होता है। इसीलिए दोस्तों समान वेग से आती हुई मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन को रोकना हो तो सबसे ज़्यादा बल ट्रेन के लिए लगाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों उसका जड़त्व द्रव्यमान ज़्यादा है तो बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का द्रव्यमान अधिक है। और इसके कारण दोस्तों जड़त्व भी इसका अधिक होगा, और इस कारण वह अवस्था जो है परिवर्तन का विरोध भी अधिक करती है। तो ये है दोस्तों आपका गति का प्रथम नियम, जिसे दोस्तों हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या दिया है दोस्तों, जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए।
और ये किसके कारण होता है दोस्तों? जड़त्व के कारण। अब चलिए दोस्तों, गति के प्रथम नियम के कुछ एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। और ये एग्जाम्पल डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखने हैं। जिसमें पहला है दोस्तों, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगा देने पर अंदर खड़े यात्री को आगे की ओर धक्का लगना, आगे की ओर झुकना। स्थिर घोड़ा अगर अचानक चलते हुए घुड़सवार पीछे की ओर, घुड़सवार जो होता है उसमें पीछे की ओर धक्का लगता है, यानी पीछे की ओर वो उसका वो जो है दोस्तों झुकाव होता है। वहीं दोस्तों अगला है, किसी पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल नीचे गिरना। यानी जब हम, आपने देखा हो दोस्तों, किसी वृक्ष पर, किसी पेड़ पर मान लीजिए फल लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हवा चलती है हम उसे हिलाते हैं, तब जाकर वो जो है फल टूटने लगते हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो ये दोस्तों किसका कारण, उदाहरण है, जड़त्व के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं दोस्तों अगला आपको याद रखना है, किसी कंबल को जोर से पीटने पर धूल के कारण अलग होना, ये भी जड़त्व का ही उदाहरण है। वहीं आगे हम बात करें, किसी तीक्ष्ण वृत्ताकार मोड़ पर घूमती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का लगता है, तो ये भी दोस्तों किसका उदाहरण है, जड़त्व का। तो ये है दोस्तों आपका जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, गति के दूसरे समीकरण के बारे में हम समझेंगे, जिसे हम दोस्तों बल या संवेग का नियम भी कहते हैं। सॉरी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, गति का दूसरा नियम या बल या संवेग का नियम जिसे हम कहते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों, संवेग क्या है ये आपको पहले समझना होगा। तो संवेग कहते हैं दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं हम दोस्तों, संवेग। और यहाँ पर दिया भी है दोस्तों, गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वेग का जो गुणनफल होता है वो आपका संवेग कहलाता है। जैसे कोई गतिशील वस्तु किसी तरह से टकरा कर, किसी सतह से टकरा कर कितना प्रभाव आरोपित करेगी, इस बात का निर्धारण किससे होता है दोस्तों, संवेग से। ठीक है दोस्तों। और आपको याद रखना है कि वेग को हम यहाँ पर दोस्तों, वेग का ये फॉर्मूला, संवेग का ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, संवेग पी को संवेग से दर्शाते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी दोस्तों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं हम संवेग। तो यहाँ पर द्रव्यमान इंटू वेग, पी को दोस्तों जे से भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने फॉर्मूला बनकर आता है कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। अगर मात्रा की बात की जाए तो द्रव्यमान को दोस्तों केजी मापते हैं तो केजी होगा, इंटू में है तो इंटू, वेग को मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड, इस प्रकार हम लिखेंगे दोस्तों। तो ये इसका मात्रा होता है, यानी केजी मीटर पर सेकंड इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, द्रव्यमान की संख्या 1 है तो 1, मीटर की भी संख्या 1, लेकिन समय की संख्या दोस्तों नीचे है 1 है तो यहाँ पर 1 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों इसका विमीय सूत्र बनेगा m1L1T-1। जैसे क्यों दोस्तों, बटे में है, यहाँ पर m के इनवर्स नीचे है सेकंड, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी विमा क्या होगी दोस्तों, आपको याद रखनी है m1L1T-1। और दोस्तों जिन स्टूडेंटों को नहीं पता है कि विमाएँ कैसे निकाली जाती हैं, तो इससे पहले दोस्तों मैं वीडियो करा चुका हूँ जिसमें दोस्तों मैंने विमाएँ निकालना बताया हुआ है। और अगर फिर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट में बता देना कि आपके लिए बीमा अगर आपको आता है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बता देना। और जैसे ही आप कहोगे कि हाँ सर वीडियो आनी चाहिए बीमा पर, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाकर दे दूँगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वेग शून्य होने के कारण संवेग भी शून्य होगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है और वेग शून्य कर दिया जाए तो संवेग भी शून्य होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गुणनफल है और P बराबर होगा दोस्तों m इंटू बी के। यहाँ पर दोस्तों B होगा समानुपाती P के और द्रव्यमान भी P के। तो इस प्रकार दोस्तों अगर संवेग शून्य है तो आपका दोस्तों वेग शून्य है तो संवेग भी शून्य होगा। ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर मैं आगे समझा देता हूँ आपके लिए, जैसे कि दोस्तों P बराबर होता है m इंटू बी। अब यहाँ पर ये बराबर में ही तो है ये समीकरण, तो ये P जो है बराबर है m के भी दोस्तों और b के भी। ये होता है दोस्तों समानुपाती।
यानी संवेग जो है द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपाती होता है। ये मैं आपके लिए समझाना चाहता हूँ। वहीं आपसे कहीं कहीं पर समानुपाती की जगह दोस्तों अनुक्रमानुपाती भी लिखा आता है, तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही बात है, ये आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती। जैसे दोस्तों मैंने त्वरण का फॉर्मूला आपके लिए बताया था, u माइनस वी बटे टी, या फिर हम बोल सकते हैं दोस्तों b2 माइनस b1 बटे टी। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि त्वरण का जो समानुपाती क्या है दोस्तों, वेग का अंतर। वेग का अंतर जो होगा दोस्तों वो किसके समानुपाती है, त्वरण के। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती किसके है दोस्तों, समय के, क्योंकि ये बटे में है, इसके तो समानुपाती हुआ ये। लेकिन जो समय जो है वेग के अंतर के बटे में है, तो ये दोस्तों त्वरण जो है इसके समानुपाती होगा, यानी नीचे वाली जो संख्या होती है इसके समानुपाती होता है। जो इसके बराबर में जो संख्याएं होती हैं उनके दोस्तों ये समानुपाती होता है। कोई भी चीज़ हो, कोई सा भी फॉर्मूला हो, ठीक है। जैसे अब दोस्तों ये व्युत्क्रमानुपाती की बात है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों एक दूसरे का उल्टा। अगर त्वरण ज़्यादा है तो समय कम होगा, और समय ज़्यादा है तो त्वरण कम होगा। इसे यही तो जो है दोस्तों हमें जानकारी मिलती है कि त्वरण ज़्यादा तो समय कम, समय ज़्यादा तो त्वरण कम। तो इस प्रकार से दोस्तों ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों वापस चलते हैं और देखते हैं आगे। और यह जो दोस्तों आपका संवेग है आपका दोस्तों ये सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, संवेग हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे दोस्तों इम्पल्स के बारे में, यानी दोस्तों आवेग के बारे में। तो आवेग क्या है दोस्तों, संवेग में होने वाले परिवर्तन, संवेग में जो परिवर्तन हुआ है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम आवेग। यानी दोस्तों आवेग को, इम्पल्स आवेग को आई से दर्शाते हैं, और आई बराबर होता है डेल्टा पी। पी का मतलब क्या है दोस्तों, संवेग। और संवेग में जो डेल्टा का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि संवेग जो है आपके दोस्तों आवेग जो है संवेग के परिवर्तन के समानुपाती होता है। वहीं अगर हम आगे देखें तो किसी वस्तु पर आरोपित बल और समय का जो गुणनफल है वो आवेग के समानुपाती होता है, आवेग कहलाता है। यानी आई बराबर होता है दोस्तों एफ इंटू टी। टी क्या है दोस्तों, समय, और एफ क्या है दोस्तों, बल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आवेग का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि आई बराबर होता है एफ इंटू टी। इन आई यानी आवेग, और एफ यानी दोस्तों बल, और टी का मतलब है दोस्तों समय। अब दोस्तों यहीं से एक और फार्मूला आपका बनकर तैयार हो जाता है, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पर समझाने वाला हूँ। और पहले ही मैंने बोल दिया था, हर फार्मूले के दोस्तों फिजिक्स में आपके लिए इस तरह समझाने वाला हूँ कि आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए दोस्तों आवेग का हमने फार्मूला क्या बताया, एफ बराबर, सॉरी दोस्तों आई बराबर, एक मिनट, आई बराबर होता है आपका एफ इंटू टी। और एफ का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों मैंने, एम इंटू ए। एफ का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू ए, यही तो है दोस्तों। तो इसे हम दोस्तों किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम आई को एम इंटू ए इंटू टी, इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक और फॉर्मूला यहीं से आवेग का बनता है आपके पास, कौन सा दोस्तों, ये वाला, कि आई बराबर एम मैंने यहाँ पर डाल दिया। त्वरण का क्या बताया दोस्तों मैंने, b2 माइनस b1 और बटे में टी। फिर यहाँ पर ये कोष्टक यहाँ पर आप लगा दीजिए, इनटू में टी। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बना दोस्तों, टी से टी खत्म यहाँ पर। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बना, आई, सॉरी दोस्तों आई बराबर एम, यहाँ पर आगे बता देता हूँ मैं दोस्तों, आई बराबर एम, और ये कोष्टक में b2 माइनस b1, यही तो बचा था वहाँ पर, टी से टी खत्म हो गया था, तो ये हमारे पास बना। अब हमने इसका गुणा दोस्तों इससे किया, b2 माइनस b1 से। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है दोस्तों इम्पल्स का, एम b2 माइनस एम b1, ये आपके सामने फॉर्मूला बनकर आ चुका है दोस्तों।
तो दोस्तों आपको याद रखना है, इम्पल्स का ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आपका दोस्तों कहाँ है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। और मैंने शुरू में ही आपके लिए बता दिया था, फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं दोस्तों, हर न्यूमेरिकल को इस प्रकार से आपके लिए समझाने वाला हूँ कि आपको किसी प्रकार से और किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप इजीली सारे क्वेश्चन को हल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे न्यूमेरिकलों को। यानी दोस्तों हर फॉर्मूले को किसी ना किसी प्रकार से कितने प्रकार से वो बन सकता है, किस प्रकार से वो तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, किस प्रकार से उसे तैयार किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ, जो कि मैंने शुरुआत में आपके लिए बोल दिया था। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर हम आगे अगर हम पढ़ें तो आवेग के बारे में, तो देखिए दोस्तों, आवेग का एक मात्रक संवेग के समान है। यानी जो संवेग का मात्रक है वही आवेग का है, यानी मीटर पर सेकंड। जबकि एक अन्य मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड, जो कि दोस्तों बल के फॉर्मूले के कारण होता है। ये बल है ना आपका, इसकी वजह से। और आवेग एक सदिश राशि है। और बल की कुल मात्रा की गणना, अर्थात किसी वस्तु पर आरोपित कुल बल की गणना क्या कहलाती है दोस्तों, आवेग। और संवेग व आवेग के मात्रक व विमीय सूत्र समान होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि निम्न में से, जैसे एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से किसके विमीय सूत्र समान है, तो किसके दोस्तों, आवेग और संवेग। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है, वही गति का दूसरा समीकरण। तो देखिए दोस्तों, गति के दूसरे नियम के अनुसार परिवर्तन, दोस्तों दूसरे नियम के अनुसार किसी गतिशील वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो है आरोपित बल के क्या होती है दोस्तों, समानुपाती। क्या बताया दोस्तों मैंने, संवेग में परिवर्तन, संवेग का परिवर्तन मैंने सिंबल बताया था वहां पर दोस्तों डेल्टा पी, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर, तो दर कैसे निकलेगी दोस्तों, जब हम समय का भाग देंगे। तो गति का दूसरा ही समीकरण हुआ। तो यहाँ से हमारे पास समीकरण बनकर आता है, जैसा कि यहाँ पर ये मेंशन है, ये इसके समानुपाती होगा दोस्तों, संवेग बल के समानुपाती और समय के व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारे पास दोस्तों संवेग का फॉर्मूला क्या बनकर आता है, डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। तो ये यहाँ पर जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने फॉर्मूला बनकर आता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अर्थात किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन करने में लिया गया समय कम हो तो बल अधिक होगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। जो नीचे वाला जो ये होता है दोस्तों, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती बराबर वाली संख्या के। अगर बल ज़्यादा तो समय कम, और समय ज़्यादा तो बल कम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करें, यदि संवेग परिवर्तन में लिया गया समय अधिक है तो बल हमेशा कम आरोपित होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो आपकी समझने की है। और ये जो चैप्टर है ना गति का, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना होगा, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना होगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं गति के दूसरे नियम के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम्पल है, किसी ऊंचाई से रेत पर छलांग लगाएं तो चोट कम लगती है, लेकिन सीमेंट के फर्श पर चोट ज़्यादा लगती है, क्योंकि रेत पर कूदते समय संवेग परिवर्तन में लिया गया समय जो है दोस्तों अधिक लगता है। और इससे क्या होगा दोस्तों, बल अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा तो बल कम होगा, बल कम होगा तो आपको चोट भी कम लगेगी। लेकिन सीमेंट के फर्श पर संवेग परिवर्तन में लिया गया समय अत्यंत कम होता है, इसलिए दोस्तों बल अधिक लगता है। और यही कारण है दोस्तों कि आपको रेत की बजाय फर्श पर चोट ज़्यादा लगती है। वहीं आगे देखें दोस्तों, क्रिकेट में फील्डर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ पीछे खींचता है। जैसे आपने कभी मैच देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा, या फिर वैसे आपने खेला होगा। तो जब आप बॉल को कैच करते हो, या कोई जो है खिलाड़ी कैच करता है, तो थोड़ा सा हल्का पीछे को खींचता है। तो जैसे ही बॉल हाथ में आती है तो पीछे की ओर खींचता है,
तो वो क्यों खींचता है दोस्तों? ताकि उसे चोट ना लगे, जो वस्तु का वेग है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करें दोस्तों, बॉक्स में मुक्का खाने वाले मुक्केबाज मुक्के पड़ते ही अपने सिर पीछे की ओर लेता है। तो ये भी दोस्तों गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। आगे बात करें दोस्तों, क्रिकेट में बैट्समैन बॉल को हिट करने से पहले अपना बैट पीछे खींचता है। ये भी दोस्तों आपका जो है गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। वहीं दोस्तों, बंदूक की गोली से कांच में छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर कांच चटक जाता है। ये भी दोस्तों किसका उदाहरण है? गति के दूसरे नियम का। और नोट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, बल की परिभाषा गति के पहले नियम से मिलती है। ये आपको याद रखनी है, बल की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो किससे मिलती है? गति के पहले नियम से। लेकिन दोस्तों, बल की परिणात्मक व्याख्या यानी बल की जो परिभाषा है, सॉरी दोस्तों, व्याख्या जो है, परिभाषा तो पहले नियम से, लेकिन जो आपकी व्याख्या है यानी कि बल के सूत्र, मात्रक, विमेय सूत्र आदि जो ये मिलते हैं दोस्तों, गति बल के दूसरे नियम से मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं गति का तीसरा नियम। ठीक है दोस्तों, जिसे कहते हैं हम दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो देखिए दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है यहाँ पर नाव की गति। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपके लिए। जैसे ये आपके पास, एक मिनट दोस्तों, ये आपके पास कोई नाव है, ठीक है दोस्तों, और इसमें कोई ये व्यक्ति बैठा है, ये कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पर ये पानी है आपका, ये यहाँ पर पानी है, एक मिनट दोस्तों, ये पानी है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से पानी में बोट तैर रही है। तो होता क्या है, ये नाव आगे कब बढ़ेगी? जब आप पानी को पीछे की ओर, इस प्रकार से पीछे की ओर, जो आपने देखा वो दोस्तों, नाव चालक जो होता है उनके हाथों में दोनों साइड में जो है दोस्तों एक डंडे के समान दो चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करते हैं, उन डंडों से पानी को पीछे की ओर फेंकते हैं, जिससे नाव आगे की ओर जा सके। तो इसे कहते हैं दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर आपने पानी पीछे फेंका है तभी नाव आगे जाएगी। यानी आप जो कार्य कर रहे हैं पानी को पीछे फेंकने में, उसके विपरीत कार्य हो रहा है आपको नाव को आगे जाने में। तो यही कहलाता है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे तैरना, आप तैरते हैं तो भी पानी को पीछे फेंकते हैं। चोट लगना, ये भी आपका दोस्तों गति का तीसरा नियम है। चलना, बंदूक से गोली चलने पर हाथ में झटका लगना। जैसे ही आप बंदूक से गोली चलाते हो, जैसे ही गोली बंदूक से निकलती है तुरंत की तुरंत थोड़ा सा झटका लगता है, तो वो भी दोस्तों पीछे की ओर, तो वो भी दोस्तों गति का तीसरा नियम है। रॉकेट की गति, उछलना कूदना, ये भी दोस्तों गति की तीसरी। रॉकेट की गति का नियम, सॉरी दोस्तों, रॉकेट की गति किस प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके पास दोस्तों ये कोई रॉकेट है, यहाँ नहीं दोस्तों, एक मिनट मैं यहाँ आपके लिए समझा देता हूँ। आपके पास है दोस्तों ये वाला रॉकेट है कोई, ठीक है दोस्तों, और ये रॉकेट है आपके पास। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, एक मिनट, इस रॉकेट से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से इसमें फ्यूल भरा हुआ होता है और यहाँ से गैस निकलती है दोस्तों, गैस यहाँ से। और जैसे ही गैस नीचे निकले, नीचे की ओर जाएगी, तो रॉकेट आपका ऊपर की ओर जाएगा। तो ये भी दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अभी भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो दोस्तों वीडियो का आप रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों नोट्स अवश्य बनाने हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों गति के दूसरे व तीसरे नियम से मिलकर बना है क्या आपका संवेग संरक्षण का नियम।
गति के दूसरे और तीसरे नियम से मिलकर। और ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके पॉइंटों को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, विलगित निकाय पर लागू होता है, ठीक है दोस्तों, और जिस पर सभी बलों का सदिश योग शून्य होता है, अर्थात परिणामी बल क्या होता है दोस्तों, जीरो। अर्थात यहाँ से हमें परिभाषा मिलती है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक वस्तु के निकाय का कुल संवेग नियत या संरक्षित रहता है, जबकि बाह्य बल शून्य होता है। या फिर दोस्तों दो या दो से अधिक वस्तु आपस में टकराती हैं, तो दोस्तों ये भी आपके संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित हैं। जैसे दोस्तों टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग, यही दोस्तों आपका संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये वाला यहाँ पर ये देख रहे हैं आप। जैसे दोस्तों यहाँ पर इस समीकरण से आप समझ सकते हैं, जैसे यदि दो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान के कोई पिंड है और उनका वेग है अलग अलग और वो गति कर रहे हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, और टक्कर के बाद उनके वेग में, टक्कर के बाद में जब उनका वेग है v1 और v2 हो जाता है, तो इनके संवेगों के मध्य निम्न में से संबंध होगा कौन सा। जैसे दोस्तों m1 u1 प्लस m2 u2, वहीं दोस्तों बराबर में होगा m1 v1 m2 v2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। यानी दोस्तों आपको याद रखना है, चाहे आपकी गोली चले या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार की टक्कर हो, तो आप याद रखना है दोस्तों, उसमें हमेशा संवेग संरक्षण का ये वाला नियम लगता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। द्रव्यमान तो सभी में समान होगा, लेकिन प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग भी। तो पहले m को रखेंगे दोस्तों u1 और प्लस u2 के साथ, फिर रखेंगे v1 प्लस v2 के साथ। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए समझाऊंगा। अब चलिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं पहले। जैसे दोस्तों संवेग संरक्षण के उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे किसी प्रकार की टक्कर, बंदूक पर गोली का निकाय, रॉकेट की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है दोस्तों, ये भी संवेग संरक्षण के ही उदाहरण है। सूर्य के चारों पृथ्वी का गति करना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करना, ये सारे संवेग संरक्षण के उदाहरण हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। जैसे दोस्तों आपके सामने ये वाला प्रश्न है कि दो पिंड हैं कोई, एक तो है दोस्तों 50 किलो का, एक 100 किलो का। दोनों पिंड जो है दोस्तों क्रम से 20 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं। एक इधर से आया दोस्तों, एक इधर से आया, और ये दोनों जो है दोस्तों इसकी 20 मीटर पर सेकंड, ये 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। ये 50 किलो का है, ये 100 किलो का है। अब ये दोनों, अब दोस्तों देखिए ये भी इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, और ये इधर से, इन दोनों में टक्कर हुई। टक्कर के बाद जब इनका संवेग होता है तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, जो 50 किलो वाला जो पिंड है आपका, इसका वेग दोस्तों 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा है दूसरे वेग का जो है, दूसरे पिंड का जो है वेग क्या होगा। तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला बताया था m1, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला m1 u1 माइनस m2 सॉरी दोस्तों m1 v1 प्लस m2 v2। अब दोस्तों पहले इसका था ये वाला, अब क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया। तो इसका अंतर हमेशा निकालना होता है संवेग का, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये माइनस आया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ जो दी गई हैं, इसे आपको इस प्रकार से जमा देना है। दोस्तों हमने m1 क्या था 50 और b1 क्या था दोस्तों ये वाला 20 × 20 कर दिया, माइनस का बीच में चिन्ह लगाया, क्योंकि दोस्तों हमें घटाना है, संवेग में वृद्धि हुई है तो अंतर ही तो है ये। यही दोस्तों m2 क्या है दोस्तों 100 kg हमने रख दिया, और u2 क्या है 60 kg, तो 60 हमने यहाँ पर रख दिया, बराबर में 50 m1 और आपका है दोस्तों u2 माइनस यहाँ पर आएगा इंटू 100 और इंटू यहाँ पर दोस्तों v2
और B2 हमसे पूछा है। अब दोस्तों 50 गुणा 20 का गुणा करेंगे तो 1000 होगा। माइनस में दोस्तों आपको याद रखना है 100 का गुणा 6 से करेंगे तो 6000, बराबर में 2000 ये आ गया आपका 40 गुणा 50, प्लस में B2 इंटू 1000, और यही आपसे पूछा है। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका सॉरी दोस्तों 1000 नहीं होगा, 100 होगा, ठीक है, 100 होगा आपका 100। अब इसका गुणा इससे किया तो ये आ गया, ये 2000 है दोस्तों, और इधर हमने ये 2000 इधर लाए तो ये 7000 हो गया। सॉरी दोस्तों 6000 होगा, प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब दोस्तों 6 और 1 7 हुआ, ये 2000 इधर लाए हम, ये माइनस में हुआ, तो हमारे पास दोस्तों 100 B2 बराबर बचा 5000। तो B2 का मान क्या आएगा दोस्तों, 100 से इसे काट दीजिए 5000 को, 50 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से ये होता है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। मुझसे गलती हो गई थी, वो ध्यान नहीं रहा। जो आपका ये प्लस है ना, प्लस ही रहेगा ना, इसका कोई अंतर होगा ना कुछ होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, गति के समीकरण। नियम आपने पढ़े, बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों गति के समीकरणों। और आपको याद रखना है दोस्तों, गति के जो समीकरण हैं ये गैलीलियो साहब ने दिए थे, और गति के 3 समीकरण होते हैं जिनसे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और गति के समीकरण एक समान त्वरित गति पर जो है लागू होते हैं। और गति का पहला समीकरण ये रहा दोस्तों आपके सामने, b बराबर u प्लस ए टी। वही गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वही गति का तीसरा समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर u होता है दोस्तों प्रारंभिक वेग, b अंतिम वेग, s जो है दोस्तों चली गई दूरी, यानी डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है दोस्तों कि विराम अवस्था में गति प्रारंभ करके nवें सेकंड में चली गई दूरी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 1/2 a कोष्टक में 2n-1। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपका 2019 में ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है, ALP में भी पूछा जा चुका है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब दोस्तों क्वेश्चन आपके पास कैसे बनेगा, इसके पास इससे रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग वो 20 प्रारंभिक वेग उसका दिया होगा, ये कोई पिंड है और 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलना प्रारंभ करता है। तो u होगा दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड प्रारंभ करता है, यानी शुरुआती वेग क्या है दोस्तों 20, यानी u का मान क्या है 20। और उसका त्वरण दिया हुआ होगा, मान लीजिए दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड जो भी है, और समय दिया होगा वहाँ पर आप जो भी है आप मान लीजिए, क्या आप मानो दोस्तों 5 सेकंड आप मान लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ दी हुई होंगी। ये त्वरण है आपका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्या है दोस्तों त्वरण, ये प्रारंभिक वेग। तो इसके द्वारा आपसे पूछा जाएगा दूरी क्या होगी, तो आपको सीधा सीधा है दोस्तों, समय दिया हुआ है तो सेकंड समीकरण लगेगा, समय नहीं दिया होता यहाँ पर तो थर्ड समीकरण लग जाता। क्योंकि दोस्तों आपने देखा है ना, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर समय का कोई रोल ही नहीं है दोस्तों दूसरे समीकरण में, सॉरी तीसरे समीकरण में, दूसरे में है तो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें दूरी निकालनी है, इसका मतलब है दूरी, वेग हमारे पास दिया है दिया नहीं है, प्रारंभिक वेग दिया है अंतिम वेग दिया नहीं है, तो ये भी नहीं लग सकता, केवल यही लगेगा दूसरा समीकरण। तो आपको किस प्रकार से आपको ये करना है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में आप रख लीजिए। u क्या है दोस्तों 20 और t क्या है 5, तो u और t का गुणा करेंगे तो 200 आ गया यहाँ पर, प्लस
1/2। ए क्या है दोस्तों 10, 10 हमने यहाँ पर रख लिया, प्लस में टी स्क्वायर, समय 5 सेकंड है तो 25 यहाँ पर हमने रख लिया। अब 2 से इसको काट लीजिए आप, 10 को 5 बार कटा, 25 और 5, सॉरी दोस्तों 25 गुणा 5 करेंगे तो 125 होगा, और 125 ये रहा और 100 ये रहा, तो 225। तो दूरी कितनी तय की दोस्तों, 225 मीटर, 225 मीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों, कि यहाँ पर देखिए, यही बता देता हूं मैं आपके लिए, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, पहला समीकरण है, अगर आपसे इसके संबंध के बारे में पूछा है कि पहला का समीकरण किसका संबंध बताता है, तो आपको याद रखना है हमेशा दोस्तों, ये बताएगा समय और वेग के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, समय और वेग के बारे में। ये सारी चीज़ें कट जाती हैं दोस्तों, खाली यहाँ पर समय और वेग के बारे में। वहीं दोस्तों दूसरा समीकरण जो है दोस्तों, ये सारी चीज़ें कट जाएंगी आपकी। तो ये स्थिति और समय के वेग में, समय के संबंध में, स्थिति यानी एस को हम स्थिति भी कह सकते हैं, दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है, और समय के बारे में। वहीं तीसरा समीकरण जो है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आप काट दीजिए। ये दोस्तों जो संबंध बताता है, ये बताता है दोस्तों वेग और समय के बारे में। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों डायरेक्टली, तो ये आपको याद रखना है। तो ये है दोस्तों आपके गति के 3 समीकरण थे, 3 जो है दोस्तों गति के नियम थे, जो मैंने आपके लिए बता दिए। अब इससे आगे का चैप्टर हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। और अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।